मतलब फिर केल्विन साइकिल तक ना। केल्विन साइकिल पूरा आज पढ़ा देंगे आपको, ध्यान से देखना। ये साइड पढ़ना है केल्विन साइकिल तक ना सर? हाँ, C4 पाथवे के पहले तक, C4 पाथवे के पहले तक। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन? डार्क। डार्क रिएक्शन। बताइए डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन क्यों पड़ा? पहला क्वेश्चन। CO2 की सिंथेसिस। वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट लाइट पे इसलिए। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। इसके लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन डार्क में होता है क्या? नो सर। नहीं सर। तो क्यों नहीं होता है डार्क रिएक्शन? डार्क में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट रिक्वायर्ड, इसको क्या चीज जरूरत होती है? इस रिएक्शन को होने की किसकी जरूरत होती है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या है? NADH2 एंड ATP, NADPH2 है ना? हाँ, NADPH2। NADPH2 और ATP की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी सिर्फ। समझ में आ गए? और ये कब बनते हैं? ये क्या है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, और लाइट में बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, तभी ये प्रोडक्ट बनेंगे, तभी डार्क रिएक्शन होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? डार्क रिएक्शन गलत नाम है एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि डार्क रिएक्शन कभी डार्क में नहीं होती, याद रखिएगा। डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती, दिन में ही होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इतनी बात सबको क्लियर है? अगला चीज, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? क्या बनता है? डार्क रिएक्शन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है। इस काम में कौन कौन हेल्प करते हैं? इस काम में आपके NADPH2 और ATP दो चीजें हेल्प करती हैं CO2 से ग्लूकोज बनाने में। तो डार्क रिएक्शन में किससे क्या बनेगा? CO2 से ग्लूकोज बनता है, याद रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन कोई पूछे क्या होगा? डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, ग्लूकोज बोलो, ठीक है, चलेगा। तो ग्लूकोज बनता है इस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट है। शुगर बोल सकते हो, शुगर भी बोल सकते हो। तो शुगर इसका फाइनल प्रोडक्ट है। कैसे बनता है? CO2 से बनता है ग्लूकोज। तो CO2 के क्या घटना होगी यहाँ पर? ये क्या होगा? CO2 का रिडक्शन होगा, और CO2 के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। CO2 में रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? NADPH2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये रिडक्शन करने काम आएगा, कोई दिक्कत? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा? NADPH2 करेगा, रिडक्शन करने काम करेगा। और ATP क्या करेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स के रूप में काम करेगा। एनर्जी, इस प्रोसेस को होने में जो एनर्जी चाहिए वो ATP देगा, और इस तरह एनर्जी के सोर्स के रूप में ATP काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह NADPH2 काम करेगा, और ये दोनों मिलकर CO2 का रिडक्शन कर देंगे और ग्लूकोज बन जाएगा। कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ में आई डार्क रिएक्शन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में? डार्क रिएक्शन में किस चीज से क्या बनता है? CO2, NADPH2 और ATP की मदद से ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? यस। अगली लाइन, डार्क रिएक्शन के और भी कोई नाम है क्या? हाँ, डार्क रिएक्शन को और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, और मेल्विन कैल्विन के नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल के नाम से भी जान सकते हैं। क्या? तो कैल्विन साइकिल पूछे तो आपसे यही समझना, डार्क रिएक्शन को ही कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो किसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की थी? तो मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की थी, इसीलिए डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन अलग अलग है क्या? नहीं है। और जब कैल्विन साइकिल बनता है तो उसका पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का होता है? कैल्विन साइकिल जब बनता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है,
फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा केल्विन साइकिल में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल वर्ड लगा लेते हैं, फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा किस प्रोसेस में? डार्क फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन द केल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन केल्विन साइकिल का अगर हम देखें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है, तो केल्विन साइकिल जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, और 3 कार्बन होने की वजह से इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। तो क्या पढ़े? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन द केल्विन साइकिल इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन कंपाउंड। So it is also known as इसे एक और नाम से क्या जानेंगे? C3 साइकिल। तो आपसे C3 साइकिल कोई पूछे तो आप यही समझिएगा, तो C3 साइकिल, केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन, तीनों एक ही चीजें, अलग अलग चीजें हैं? एक ही चीज। तो केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं इसको? केल्विन साइकिल बोलने का कारण, हाँ, इसकी डिस्कवरी मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए से हाँ, इसको C3 साइकिल क्यों बोलेंगे? सर 3 वो फर्स्ट प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का। कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। हाँ, जैसे पहला कंपाउंड बनता है स्टेबल कंपाउंड, उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, C3 साइकिल बोले। और ये रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? इस डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। किससे? CO2 के रिडक्शन से। CO2 के रिडक्शन से ग्लूकोज बनेगा, CO2 का रिडक्शन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इतनी बातें आपके दिमाग में, जहन में आ गई? इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? हाँ सर। डार्क रिएक्शन के बारे में ओवरव्यू खत्म हो गया। यही थी डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। अब इस साइकिल को बनाकर पढ़ते हैं, साइकिल को धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझना। एटमॉस्फेयर में CO2 है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में होगी, एटमॉस्फेयर में CO2 होगी। एटमॉस्फेयर की CO2 प्लांट के अंदर आएगी कि नहीं आएगी? म्यूट करो, कोई बच्चे का चालू है, किसी बच्चे का माइक चालू है, मेरे पास आवाज लौट कर रही। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, एटमॉस्फेयर की CO2 प्लांट के अंदर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। किसकी मदद से आएगी? कहां से घुसेगी? एटमॉस्फेयर की CO2 प्लांट के शरीर में। वेरी गुड, स्टोमाटा से होते हुए, स्टोमाटा नाम का छेद होता है प्लांट की लीफ में, और उस छेद से होते हुए CO2 प्लांट की लीफ के अंदर चली आएगी कि नहीं आएगी? प्लांट की लीफ में कौन से पार्ट में जाएगी? मेसोफिल टिश्यू में। मेसोफिल टिश्यू के अंदर, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल के अंदर कहां जाएगी? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर जाएगी? ग्राना में या थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा में? कहां जाएगी? CO2 गैस कहां जाएगी? ग्राना में जाएगी या स्ट्रोमा में रहेगी? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में। वेरी गुड, स्ट्रोमा तक पहुंचेगी। ग्राना में ऐसा कोई काम नहीं है, इसलिए स्ट्रोमा में जाएगी। CO2 गैस कहां पहुंच गई? स्ट्रोमा में पहुंच गई। तो ध्यान सोचो, ये स्ट्रोमा है। डायग्राम बनाते हैं हम आपको, ये डायग्राम बना रहे हैं स्क्रीन पे, समझ लो। सपोज दैट ये इट इज स्ट्रोमा। तो ये रहा आपका स्ट्रोमा। मतलब आपकी डार्क रिएक्शन कहां पर होगी? स्ट्रोमा में या फिर थैलेकॉइड में? कहां पर होती डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा। 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 स्ट्रोमा में होगी। ये देखिए आपका स्ट्रोमा बना दिया हमने, ये अंदर पे जो भी है वो स्ट्रोमा है। ग्राना कहीं कहीं पे छोड़ देते हैं। ये रहा ग्राना, ये रहा ग्राना जहां पर लाइट रिएक्शन हो चुकी है। ये था ग्राना, था ये। यहां पर कौन सी घटना हो रही थी? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन से क्या बना? इसमें जो लाइट रिएक्शन हुई इससे क्या क्या बन गया? NADPH2 और ATP बन गया, यहां से निकल आया। और यहां पर स्ट्रोमा, ये पूरा का पूरा, यहां पर कौन सी घटना होगी अब? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एटमॉस्फेयर से जो CO2 आई है वो CO2, और एक और जगह से CO2 आती है। बताइए, एक और सोर्स CO2 का जहां से CO2 आ सकती है। प्लांट के शरीर में CO2 दो जगह से आ सकती है, एक तो एटमॉस्फेयर से स्ट्रोमा के थ्रू, और रिस्पायरेशन से खुद। वेरी गुड, खुद की बॉडी में रिस्पायरेशन होगा, तो खुद की बॉडी के रिस्पायरेशन से भी CO2 आएगी। रिस्पायरेशन से CO2 आएगी, वो लेस होगी या मोर होगी?
थोड़ी सी होगी या बहुत सारी होगी जो आपके रिस्पायरेशन से आएगी? लेस होगी। कम होगी सर। लेस। कम होगी, थोड़ी सी होगी। और जो एटमॉस्फेयर से आएगी वो बहुत सारी होगी। समझ में आ रही बात? एटमॉस्फेयर से बहुत सारी CO2 और थोड़ी बहुत रिस्पायरेशन की CO2, सारी CO2 आपके स्ट्रोमा में पहुंच गई। अब यहां पर CO2 को कौन लेगा? Who will absorb the CO2? CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? तो CO2 को जिम्मेदारी से एब्जॉर्ब करने का काम करेगा यहां पर रूबिस। आपको कौन करेगा ये काम? RUBP इस काम को करेगा। RUBP नाम का केमिकल यहां पर होगा जो इस प्रोसेस को जिम्मेदारी से लेगा। RUBP क्या नाम है इसका? RUBP फुल फॉर्म पूछे तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम का केमिकल। कौन सा केमिकल है यहां पर? RUBP फुल फॉर्म राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम का केमिकल। राइबुलोज बिसफॉस्फेट फुल फॉर्म यहां लिख देते हैं हम। इसका फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको? शॉर्टकट बताओ इसका। राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP। राइबुलोज का शॉर्टकट होता है RU और बिस का हो गया B और P का हो गया फॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP के नाम से शॉर्टकट में जानेंगे। पहला केमिकल कौन सा आएगा यहां पर? स्ट्रोमा में RUBP होता है कि नहीं होता? RUBP नाम का केमिकल स्ट्रोमा में होता है। और ये RUBP नाम का जो केमिकल है इसमें कितने कार्बन होंगे? सोच के आंसर दो, आपका टेस्ट है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आप पढ़कर आए हो। सोच के आंसर दो, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और आसान कर दे, नहीं आ रहा तो थोड़ा और आसान बता, हिंट दे दे। राइबुलोज शुगर आपने कभी सुना है? राइबुलोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं? अब बता दो। और आसान कर दिए हैं। कई बार आप लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में बहुत बार आया था ये क्वेश्चन। 5 कार्बन। 5 कार्बन, 6 नहीं होते भूषण, 5 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। राइबुलोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर आपने सुना होगा। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर वहीं से बना है राइबुलोज शुगर। 5 कार्बन होते हैं इसमें। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन कंपाउंड वाला केमिकल है ये। मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट में कोई पूछे आपसे कितने कार्बन होंगे? 5। कितने होंगे भाई? RUBP में कितने कार्बन होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। 5 कार्बन होंगे। वेरी गुड। और ये कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा? एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस आई है ये? CO2 गैस। तो एटमॉस्फेयर से CO2 गैस ये देखो आई और स्टोमेटा से अंदर घुस गई। स्टोमेटा है ये देखो छोटा सा स्टोमेटा था। स्टोमेटा से अंदर घुस गई। कौन सी गैस घुसी? CO2 गैस। और CO2 गैस को एब्जॉर्ब कौन किया? RUBP ने CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब किया किस एंजाइम की प्रेजेंस में इसने एब्जॉर्प्शन किया? तो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने में इसको RUBP CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। किस एंजाइम प्रेजेंस में घटना होगी? यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। RUBISCO। जो कैपिटल लिखा है वो कैपिटल लिखेगा, जो स्मॉल लिखा है वो स्मॉल लिखिएगा। RUBISCO। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इतना बड़ा फुल फॉर्म है, दिख रही है स्क्रीन आपको? तो रूबिस्को का फुल फॉर्म बताइए। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। स्पेलिंग की अगर दिखने में दिक्कत लग रही हो तो आप NCERT बुक से मदद ले सकते हैं, वहां पे भी लिखा मिल जाएगा सब स्पेलिंग। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज पूरा नाम है इसका रूबिस्को। ये एंजाइम प्लांट के शरीर में पाए जाने वाला मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए।
अर्थ का, पूरे अर्थ का पूछे, धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एंजाइम का नाम रुबिस्को है। रुबिस्को ये एंजाइम है, इतना बड़ा नाम है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। रुबिस्को। आंसर क्या होगा? रुबिस्को। कहां पाया जाता है? प्लांट के स्टोमेटा में पाया जाता है, प्लांट के स्टोमेटा में मिलता है ये एंजाइम। चलेगा? अच्छा स्टोमेटा कहते हैं प्लांट के, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में दिखता है, क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में दिखता है। तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है कौन सा? प्लांट के शरीर में धरती का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। याद रहेगा, लिख लीजिए नोट डाउन करके, रुबिस्को, ये लिखा है रुबिस्को, कैपिटल आर यू छोटा, बी बड़ा, आई एस छोटा, सी बड़ा, ओ बड़ा, रुबिस्को। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म है। ये एंजाइम रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। और एंजाइम क्या नेचर के होते हैं, किस चीज से बना होगा ये एंजाइम, किस चीज के बने होते हैं? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़कर आए हैं, आंसर दीजिए। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन के नेचर के होते हैं। ये क्या है? प्रोटीन है। आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहे, दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रुबिस्को। रुबिस्को। तो रुबिस्को एंजाइम भी है और प्रोटीन भी है, दोनों आंसर है सही। एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन, एक ही चलेगा, क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है। दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, या दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर होगा रुबिस्को। कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, होगा ना, प्लांट के शरीर में। तो रुबिस्को एंजाइम का काम क्या है? रुबिस्को नाम से मालूम चल रहा, देखो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट में, राइबुलोज बिसफॉस्फेट केमिकल में क्या करवा देगा? कार्बोक्सिलेशन कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराता है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलेज कहते हैं। चलेगा? इसने कौन सी घटना कराई रुबिस्को एंजाइम ने? इस घटना का नाम बताइए। इसने क्या किया? CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने में मदद कर दिया। किसको मदद किया? कौन को CO2, किसने CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया? क्वेश्चन है, बताइए। CO2 गैस को एब्जॉर्ब करना, हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, आसान कर देते हैं आपको या कंफ्यूज कर देते हैं आपको। क्वेश्चन है, वेट सब्सटेंस एब्जॉर्ब द CO2 गैस। ऑप्शन है रुबिस्को। सही है या गलत है? गलत है। गलत है, वेरी गुड। तो कौन सा केमिकल है जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा? CO2 गैस को एब्जॉर्ब कौन करेगा? RUBP इस काम को करेगा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP वो केमिकल है जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा। इस काम में हेल्प कौन करेगा? कौन सा एंजाइम यहाँ पर हेल्प करेगा? रुबिस्को एंजाइम इस काम में है। और इस पूरी घटना को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर की CO2 या फिर रिस्पायरेशन वाली CO2, कोई भी CO2 हो, CO2 गैस के RUBP में एब्जॉर्ब होने की घटना को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोसेस का नाम बताइए। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी हुई अभी तक? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, इस पूरी घटना का नाम होगा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब बताइए। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 गैस बाय द किसने एब्जॉर्ब किया? RUBP with the help of रुबिस्को एंजाइम। इस पूरी बात समझ में आ गई? इंग्लिश में एक बार बोलते हैं, सुनना। कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस इन विच RUBP absorb atmospheric CO2 with the help of आवाज आ रही मेरी? यस सर। आपको समझ में आया? कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द RUBP with the help
इसको आवाज आ रही क्या अभी? यस सर। रिपीट करें, कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द RUBP विद द हेल्प ऑफ लुबिस्को एंजाइम। कोई दिक्कत पूरी प्रोसेस समझने में? कार्बोक्सिलेशन खत्म हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। बताइए RUBP में कितने कार्बन थे? RUBP में कितने कार्बन थे? 5 कार्बन। RUBP में 5 कार्बन। 5 कार्बन। 5 कार्बन थे और 5 कार्बन थे पहले से, और यहाँ पे कौन सी चीज आकर एब्जॉर्ब हो गई? CO2। CO2 में कार्बन है कि नहीं है? यस सर। है सर। तो कितने कार्बन हो गए? अब बताइए कितने कार्बन हो गए? 5 और 1 6 हो गए। 6। तो क्या केमिकल बना? जो भी केमिकल बनेगा RUBP से उसमें कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन होंगे। अब ध्यान से समझना, एक कहानी सुनाते हैं। मेरे पास एक इतनी बड़ी डंडी थी, कोई चीज थी, कोई सामान था, कोई भी था, उस पे और आकर इतना बड़ा कोई चीज आकर जुड़ गया। 5 का पहले से था, 5 कार्बन का, उसमें एक कार्बन और आकर जुड़ गया, इसकी वजह से उसका बैलेंस गड़बड़ाने लगा और वो टूट गई वो चीज। तो बताइए 6 रुपए की चीज थी, उसको टुकड़े टुकड़े में टूट गई, कितने कितने रुपए के टुकड़े बन गए होंगे? आंसर दीजिए। 2 या फिर 2 रुपए की। हाँ, ध्यान से समझना, आपकी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कहानी या नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, यहां पर समझना। RUBP में 5 कार्बन थे और 1 कार्बन CO2 से आया, तो 6 कार्बन वाला केमिकल बना। लेकिन 6 कार्बन वाला जो केमिकल था वो स्टेबल था कि अनस्टेबल था? अनस्टेबल था। तो इसलिए वो तुरंत आगे जाकर कन्वर्ट हो गया और 3 कार्बन वाला केमिकल बना लिया। कितने कार्बन वाला केमिकल बना? 3 कार्बन। कि बताइए केल्विन साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन होंगे? सबसे पहला प्रोडक्ट जो बना 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आपका 3 कार्बन का था। वो 6 वाला तो गिनती में आएगा ही नहीं, उसका नाम भी आपको कभी नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि 6 वाला तुरंत अनस्टेबल था, वो रुका ही नहीं, बना ही नहीं। एक सेगमेंट के लिए समझ लो, बनते ही टूट गया। तो पहला प्रोडक्ट जो बना RUBP से, पहला केमिकल जो बना स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, उसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। 3 कार्बन थे। क्या नाम था उसका? 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आपको जो अच्छा लगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप लिख सकते हो। आपकी NCERT बुक में 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपने पढ़ा है कहीं पर पहले भी? यस सर। बनेगा। रेस्पिरेशन। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? क्वेश्चन है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। आंसर दीजिए। 3 कार्बन होते हैं। 3। अब बहुत सोच का आंसर दीजिए, जल्दीबाजी मत करिएगा। 6 रुपए की चीज थी और 3 रुपए की चीज हमने खरीदी, तो कितनी खरीदी होगी? 6 रुपए का नोट लेकर गए थे हम और 3 रुपए वाली चीज हमने खरीद कर लाए हैं, कितनी खरीद ली होगी हमने? 2 खरीदी। तो आपको मालूम चल गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहां पर याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बना। 3 PGA कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 1 बनेगा कि 2 बनेगा? हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा, आपकी NCERT बुक में नहीं लिखा, लेकिन दिमाग में याद रखिएगा कि RUBP और एटमॉस्फेरिक CO2 मिलकर पहला केमिकल जो बनाते हैं उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। और कितने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे? 1 या 2? 2 बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया है आपको। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस घटना को यहां से आता कि घटना को क्या कहेंगे? इस पूरी घटना का नाम बताइए। CO2 गैस एब्जॉर्ब हुई, रुबिस्को एंजाइम यहां इन्वॉल्व हुआ और उसकी मदद से ये केमिकल बना। इस पूरी घटना का नाम कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम बताया? कार्बोक्सिलेशन के नाम से इस पूरी घटना को जानेंगे। यहां से यहां तक की पूरी घटना को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इस घटना में CO2 इन्वॉल्व होता है, CO2 अंदर आएगा, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? राइबोलोज
बेस फॉस्फेट नाम का केमिकल एब्जॉर्ब करेगा। बस इसका पूरा नाम एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी बुक में और अच्छे से नाम लिखा हुआ है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट पूरा नाम है। अगर और अच्छे से जानना है तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट पूरा नाम है, ये याद रहेगा। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोले या राइबुलोज बिसफॉस्फेट बोले, एक ही चीज है कि अलग अलग है? एक ही चीज है, याद रहेगा। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ने कौन सी चीज को एब्जॉर्ब कर लिया? CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। और किस एंजाइम प्रेजेंस में घटना हुई? कार्बोक्सिलेज सॉरी रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में घटना हुई, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में घटना हुई। और इस पूरी घटना को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या बना? पहला केमिकल स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का था और क्या नाम था? 3 PGA 3 कार्बन 3 PGA कंपाउंड था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और इसमें 3 कार्बन होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और इस घटना को में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? इसके बाद अगली घटना होगी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे जाकर नेक्स्ट केमिकल बनेगा जिसका नाम है ट्राइओज फॉस्फेट। आगे जाकर इससे क्या बनेगा? इस घटना से आगे जाकर बनेगा इससे ट्राइओज फॉस्फेट। कौन सा केमिकल बनेगा? ट्राइओज फॉस्फेट नाम का, ट्राइओज फॉस्फेट नाम का केमिकल बनेगा। और इसके 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ट्राइओज फॉस्फेट बनने के लिए क्या खर्च होगा? यहां पर अगली घटना क्या होगी? यहां पर NADPH2 आकर घुसेगा। यहीं सर NADPH2 घुसता है, आपने पढ़ा था NADPH2 घुसता है, कहां पर घुसता है, कौन से स्टेप में? आपने पढ़ा था NADPH2 की जरूरत पड़ेगी कौन सी जगह पर? ATP घुसेगा कि नहीं घुसेगा? और इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत भी पड़ेगी। ATP और NADPH2 इस प्रोसेस में अंदर घुसेंगे और ATP और NADPH2 किससे मिक्स हो जाएंगे? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से या 3 फॉस्फोग्लिसरेट से मिक्स हो जाएंगे। और इससे मिक्स होने के बाद क्या बना देंगे? ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट। 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं, जब तक आप रिवीजन करिएगा तक 1 मिनट में मैं आया। चलो कंटिन्यू करें। इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या समझा अभी तक हमने? RUBP नाम का एक केमिकल होगा, वो आपके CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा। किसकी प्रेजेंस में करेगा? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में काम करेगा। और रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंस में RUBP ने CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके क्या बना दिया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस घटना को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानेंगे। और इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इतनी बात समझ पाए हो क्या? यस सर। और ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे जाकर क्या बना देगा? ट्राइओज फॉस्फेट बना देगा, ट्राइओज फॉस्फेट बनाएगा। और ये ट्राइओज फॉस्फेट बनाने के लिए इसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? ATP की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? NADPH2 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। Yes. और ये NADPH2 और NADPH2 कहीं कहीं पर NADPH लिखता है, अब देख लेना, पता नहीं क्यों करता है ऐसा। NADPH2 देखना पड़ेगा मुझे। NADPH2 और ATP अंदर घुसेंगे। हाँ NADPH लिखा हुआ है, मुझे भी दिखा भी। NADPH चलो लिख देते हैं, चलो आपकी बुक में लिखा तो NADPH और ATP यहां पर अंदर घुसेगा इस प्रोसेस में।
NADPH घुसने का मतलब रिडक्शन होगा। ATP क्या करेगा, एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करेगा। NADPH और ATP यहां पर घुसेगा इस प्रोसेस में, और NADPH और ATP जब अंदर घुसेगा रिडक्शन कर देगा, तो क्या केमिकल बनेगा, ट्राइयोज फॉस्फेट नाम का केमिकल बनेगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। और इस घटना में हाइड्रोजन अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? NADPH2 का हाइड्रोजन इसमें घुस जाएगा और NADPH NADP बाहर निकल जाएगा। इसलिए इस घटना को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन घुसने की घटना को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिडक्शन कहेंगे। इस प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से जानेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, केल्विन साइकिल का सेकंड स्टेप का नाम रिडक्शन। पहले क्या हुआ था, कार्बोक्सिलेशन, फिर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अब बताइए, सोच कर आंसर दीजिएगा, अपना आईक्यू लगाइए और आंसर दीजिए। एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक 3-फॉस्फेट बनने में कितने NADPH खत्म होंगे? एक खत्म होगा। कितने हैं ये, कितने हैं टोटल इन ऑल? 2। तो कितने NADPH खत्म होना चाहिए यहां पर, एक या दो? कितना ATP खर्च होना चाहिए? तो 2 NADPH खत्म हो जाएगा, 2 ATP खर्च हो जाएगी। आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई? 2 NADPH खत्म होगा और 2 ATP खर्च होगी इस प्रोसेस में। कोई दिक्कत है? 2 क्यों लिखा मैं समझ में आ गया आपको? एक केमिकल के लिए एक, तो 2 केमिकल के लिए 2। कितने ट्राइयोज फॉस्फेट बन जाएंगे? तो ट्राइयोज फॉस्फेट कितने बनेंगे, एक या 2 बनेगा? कितना बनेगा? 2 2 बनेंगे। 2 दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 बनेंगे। कोई दिक्कत? इसमें कितने कार्बन होंगे, आंसर दीजिए, कितने कार्बन होंगे ट्राइयोज फॉस्फेट में? ट्राइयोज नाम से मालूम चल रहा, कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। इसमें भी 3 कार्बन होंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ये 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक समझ में आ गया? अगली बात, ट्राइयोज फॉस्फेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है। कितने हैं, 2 है कि 1 है? मतलब टोटल कार्बन कितने हुए यहाँ पर? टोटल कार्बन गिन के बताइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। वेरी गुड। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब 6 कार्बन है। और इस 6 कार्बन से आगे जाकर ट्राइयोज फॉस्फेट से आगे जाकर वापस से RUBP बन जाएगा। अगेन RUBP बन जाएगा। RUBP में कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे। तो एक कार्बन कहां गया? यहां पर 6 कार्बन थे, यहां पे 5 कार्बन बने, मतलब एक कार्बन का गंडगोल हो गया कि नहीं हो गया? एक कार्बन कहीं गायब हो गया कि नहीं हो गया? कहां गया? ये एक कार्बन आपका नीचे की ओर यहां पर आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया, 1 कार्बन यहां पर आ गया। समझ में आई बात? कितने कार्बन आए यहां पर से? अभी कितने आए? 1 कार्बन आया। 1 कार्बन आया। कितने कार्बन आए? 1 कार्बन बाहर निकल गया और 5 कार्बन वापस चला गया। देखो वापस RUBP वापस बन गया कि नहीं बन गया? जहां से शुरू हुई थी घटना वही खत्म हुई कि नहीं हुई? इसलिए साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। पहली बात, ये वापस से RUBP बन रहा है, इसलिए इस घटना का नाम होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन हो गया, वापस से ये बन गया, इसलिए इस घटना को क्या कहेंगे? रीजनरेशन के नाम से जानेंगे, चलेगा? तीसरी प्रोसेस का नाम क्या है? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन होगा यहां पर, और रीजनरेशन में एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? हाँ, एनर्जी खर्च होगी। कितने ATP खर्च हो जाएंगे? इस यहां पर 1 ATP खर्च होगा। कितने ATP खर्च होंगे? 1 ATP खर्च होगा। रीजनरेशन में कितने ATP खर्च होते हैं? 1 ATP खर्च होता है इस प्रोसेस में। कोई दिक्कत? मेरी आवाज आ रही ना? मैं समझा रहा हूं बेटा, 1 मिनट बस वेट करो, समझ में आ जाएगा। अभी बस सुनो मेरी बात ध्यान से। ट्राइयोज फॉस्फेट से जब RUBP बनता है तो कितने ATP खर्च होते हैं? 1 ATP खर्च होता है। वापस से आपका ये RUBP बन रहा है, इस घटना को रीजनरेशन कहते हैं। अब बस इतना समझना है कि यहाँ 6 कार्बन थे और यहाँ कितने कार्बन हो गए? 5। एक कार्बन इधर आ गया कि नहीं आ गया? निकल गया कि नहीं निकल गया? ऐसे एक बार एक साइकिल घूमने में कितने कार्बन इकट्ठे हुए? 1 कार्बन इकट्ठे हुए।
इसी तरह बार बार साइकिल चलेगा और यहां पर कई बार साइकिल चलने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है किसी को? C6H12O6। C6H12O6। तो बताइए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छे से बताइए, इसमें ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 ग्लूकोज कार्बन। 6 कार्बन होते हैं। मतलब बताइए कितने बार ये साइकिल घूमेगा, कैल्विन साइकिल कितने राउंड घूमेगा तब जाकर 1 ग्लूकोज बनेगा? 6 बार। वेरी गुड, सही आंसर है। दो बार। इस पूरी इन तीनों घटना को एक साथ क्या बोलते हैं? इस पूरी घटना को कैल्विन साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल है ये। और कैल्विन साइकिल कितने राउंड घूमेगा फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए? 6 कैल्विन साइकिल, 6 राउंड घूमेगा। 6 कैल्विन साइकिल आर रोटेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनने में 6 बार ये घूमेगा। एक बार में एक कार्बन, दूसरे बार में दूसरा कार्बन, तीसरे बार में तीसरा कार्बन, ऐसे बार बार कार्बन इकट्ठे होते जाएंगे और जब 6 बार घूम जाएगा तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। कोई दिक्कत? 12 राउंड घूमेगा तो 2 ग्लूकोज बन जाएगा, 18 राउंड घूमेगा तो 3 ग्लूकोज बन जाएगा। ऐसे बार बार ग्लूकोज बनते जाएंगे और इसी घटना को, पूरे साइकिल को जो आपके स्क्रीन में दिख रही है, इसी को कैल्विन साइकिल कहते हैं। कितने स्टेप इसमें पढ़े? पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, फिर रीजनरेशन हुआ। बस 3 स्टेप थे। कितनी स्टेप आए? 3 रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। 3 स्टेप के बाद आपका कैल्विन साइकिल खत्म हो गया। बड़ा सिंपल सा साइकिल था ये। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? 60-70% समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, बचा 30%। अभी हम दोबारा एक बार बता देंगे, एक बार और बता देंगे, टेंशन नहीं लो। अब आपसे क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने बार कैल्विन साइकिल घूमेगी? पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन लिखते भी जाइए आप लोग, चाहिए तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज कितने राउंड कैल्विन साइकिल घूमेगी? 6 राउंड कैल्विन साइकिल घूमेगी। कोई दिक्कत? 6 राउंड कैल्विन साइकिल घूमेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको सभी बच्चों को? यस सर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक राउंड कैल्विन साइकिल घूमने में, फॉर 1 राउंड कैल्विन साइकिल घूमने में कितने NaDH2 खर्च होंगे? कितने NADPH खर्च होंगे? NADPH कितने खर्च होंगे? एक राउंड कैल्विन साइकिल घूमने में कितने बार? 2 NADPH खर्च होंगे। कितने NADPH खर्च होंगे? 2 NADPH खर्च हो जाएंगे। तो बताइए एक ग्लूकोज फॉर्मेशन में कितने NADPH खर्च होंगे? अगला क्वेश्चन है। फॉर 12 formation of 1 glucose, how many NADPH are consumed? आंसर दीजिए। 12 एक ग्लूकोज बनने में कितने NADPH खर्च हो जाएंगे? 2 आंसर दो। एक राउंड में 2 खर्च होते हैं। कितने राउंड घूमेगा एक ग्लूकोज बनने में? 6 राउंड। और हर राउंड में कितना कितना खर्च होगा? 2 खर्च होगा। टोटल नंबर ऑफ कितना NADPH खर्च हो जाएंगे? 12 NADPH खर्च हो जाएंगे। वेरी गुड, सही आंसर है। 12 NADPH खर्च हो जाएंगे। जिन्होंने आंसर दिया था उनको थैंक यू। जिन्होंने नहीं दे पाए वो जाए सोचे, फिर से पढ़े। कितने NADPH बनेंगे एक ग्लूकोज बनते समय? 12 खर्च हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फॉर 1 राउंड कैल्विन साइकिल घूमने में कितने ATP खर्च होंगे? फॉर 1 राउंड 2 ATP। 1 राउंड कैल्विन साइकिल कितने ATP खर्च होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। 3 ATP। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 ATP। 2 ATP यहां खर्च हो गए और 1 ATP यहां पर खर्च हुआ डीजनरेशन में, 2 ATP रिडक्शन में और 1 ATP आपके कहां खर्च हुआ?
रीजनरेशन में मतलब कितने एटीपी खर्च होते हैं? एक राउंड घूमने में कितने एटीपी खर्च होंगे? 3 एटीपी खर्च होंगे। तो क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपी आर कंज्यूम, कितने एटीपी खर्च होंगे? 18 18 एटीपी, वेरी गुड, 18 एटीपी, क्योंकि 6 राउंड घूमेगा, 6 राउंड घूमेगा मतलब 18 एटीपी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नीट में। क्वेश्चन क्या था? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी NADPH एंड ATP आर कंज्यूम रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन था 12 एंड 18, दूसरा ऑप्शन था 18 एंड 12, तीसरा ऑप्शन था 2 एंड 3 और चौथा ऑप्शन था 3 एंड 2। 12 और 18। बताइए कौन सा सही होगा? 12 और 18। आपके 12 NADPH और 18 ATP खर्च होगा, याद रहेगा। रिस्पेक्टिवली लगा दिया तो आपको जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा उसी सीक्वेंस में आंसर देना होता है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब समझ गए? कभी भी क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा दे तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जिस तरह जिस सीक्वेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा उसी सीक्वेंस में आंसर दीजिए। पहले हमने NADPH पूछा था कि ATP पूछा था? NADPH। हाँ, जो क्वेश्चन हम पहले बोलेंगे उसका आंसर आपको पहले देना है, बाद में जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बाद में देना है। समझ गए? यस सर। हाँ सर। यस सर। हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर दीजिएगा। हाँ, फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी NADPH एंड ATP आर कंज्यूम, आंसर दीजिए। रिस्पेक्टिवली लगा दिया, रिस्पेक्टिवली 12 and 18। 12 and 18. 12 एंड 18 एंड 12 सही होगा क्या? 18 एंड 12 कहीं लिखा है तो नहीं सर। नो सर। नहीं। अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा है तो आपको जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर देना होगा। रिस्पेक्टिवली नहीं लगा है तो फिर टेंशन नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आगे पीछे चलेगा। आपका केल्विन साइकिल इतना ही था। हमारे हिसाब से केल्विन साइकिल खत्म हो गया, लेकिन हम एक बार और बता देते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाए इसके लिए एक बार और आपको बता देते हैं। केल्विन साइकिल वैसे तो खत्म हो गया है, फिर भी एक बार आपको और बता देते हैं केल्विन साइकिल। पहली बात, केल्विन साइकिल डिस्कवरी किसने की? पहला क्वेश्चन मेल्विन मेल्विन केल्विन है, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। इस प्रोसेस में डायरेक्टली एटीपी लाइट की जरूरत नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में पहला प्रोडक्ट जो बनता है उसमें पहला प्रोडक्ट में 3 कार्बन होते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में, इसीलिए इसे C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहां पर होती है? ग्राना में होती है कि स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है। इसमें क्या प्रोडक्ट क्या है? केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। क्या प्रोडक्ट है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बनने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ेगी? CO2 गैस की। CO2 गैस आएगी कहां से? एटमॉस्फेयर से और रिस्पायरेशन से आएगी। इस CO2 गैस को सबसे पहला केमिकल का नाम बताइए जो एब्जॉर्ब करेगा। CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? RUBP नाम का केमिकल इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। RUBP का फुल फॉर्म राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम का केमिकल इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम का केमिकल CO2 गैस को एब्जॉर्ब जब करेगा तो किस एंजाइम की प्रेजेंस में इसको एब्जॉर्ब कर सकता है? किस एंजाइम की प्रेजेंस में घटना होगी? रोबेस्को नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में घटना होगी। चलेगा? और जैसे ही CO2 RUBP में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो RUBP और CO2 मिलकर क्या बना लेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, जो आपकी मर्जी हो। आपके एनसीईआरटी बुक में ग्लिसरेट लिखा है, ग्लिसरेट लिख देते हैं। ग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हो आप।
तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के? 2 molecules. 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आपकी बुक ने नहीं लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये कितने मॉलिक्यूल्स था 1 की 2? आरयूबीपी कितने मॉलिक्यूल्स थे? ये था 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल था। CO2 कितनी आई? 1 CO2 आई, और 1 CO2 और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बना लिए। अब आगे बात करेंगे इस घटना को क्या कहेंगे, इस तरह CO2 गैस के अंदर घुसने की घटना को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानेंगे इस घटना को, कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। अगली लाइन, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो आगे जाकर क्या बना देगा? ट्रायोज फॉस्फेट नाम का केमिकल बना देगा। ट्रायोज फॉस्फेट कब बनाएगा? ट्रायोज फॉस्फेट बनाने के लिए इसको क्या जरूरत पड़े? कितने ट्रायोज फॉस्फेट बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल से बन रहा था इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। ट्रायोज फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये प्रोसेस होने में कौन सी चीज की जरूरत होगी? ये प्रोसेस होने के लिए 2 केमिकल की जरूरत होगी। कौन कौन से? NADPH और ATP। ये 2 चीज केमिकल की जरूरत पड़ेगी। कितने NADPH चाहिए होंगे? 1 केमिकल के लिए 1 चाहिए होगा, 2 केमिकल के लिए 2 चाहिए होंगे। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ रहे हो? और ये दोनों चीजें अंदर घुस जाएंगी, और ये दोनों चीजें घुस जाएंगी तो आपको देखो NADPH घुसेगा, और कौन सी चीज से बाहर निकलेगी? बाहर क्या निकलेगा यहां से? NADPH घुसेगा। यहां पे मेरी बात समझना, NADPH घुसेगा तो क्या निकलेगा? NADP निकल आएगा बाहर। और यहां से 2 ATP घुसेगा तो यहां से क्या निकलेगा? 2 ADP बाहर निकलेगा। ADP देख पा रहे हो? ये चीजें बाहर निकल जाएंगी। ये बाहर निकलने वाली चीजें, ये अंदर घुसने वाली चीजें हैं। कोई दिक्कत? इसको लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ये चीजें अंदर घुसती हैं, ये बाहर निकलती हैं। अब जब अंदर घुस गया 2 ATP और 2 NADPH घुस गया तो क्या बन गया? ये बना। इस घटना में हाइड्रोजन अंदर घुसा है, इसलिए इस घटना को रिडक्शन के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे इस घटना को? Reduction. किसी के घर की आवाज आ रही है, म्यूट करो। किसी के घर की पर्सनल आवाजें आ रही हैं। आगे देखेंगे ट्रायोज फॉस्फेट से आगे जाकर क्या बन जाएगा? अगेन RUBP बन गया, वापस से RUBP बना, इसलिए इस घटना को रीजनरेशन के नाम से जानेंगे। क्या हुआ? रीजनरेशन ऑफ RUBP कहेंगे। रीजनरेशन ऑफ RUBP पूरा नाम है इसका। और रीजनरेशन ऑफ RUBP होने में एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? हाँ, 1 ATP खर्च होगा। डांट खाने वाला कोई बच्चा हमसे बड़ी जोर से, उसके घर की टीवी वगैरह चालू है, आवाज आ रही है उसके घर की पर्सनल। कौन है? डांट खा जाओगे जो भी हो। आर्या शायद आप हैं? आर्या सर मेरा म्यूट है। तो फिर किसकी आवाज आ रही है यार? किसी के घर से तो आ रही है। चलो बंद हुई आवाज। चलो इतना बात समझ में आया आपको? इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? यस सर। चलेगा। तो रीजनरेशन हुआ, और रीजनरेशन में ATP खर्च होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। अब कार्बन की गिनती पढ़ते हैं सभी जगह। बताइए कार्बन की गिनती। RUBP में कितने कार्बन थे? 5 5 कार्बन। 5 कार्बन। और CO2 में कितने कार्बन थे? 1 कार्बन। एक कार्बन। तो 5 और 6 मिल गए, तो यहां पर कितने होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे, लेकिन क्या इकट्ठे एक ही साथ 6 होंगे या 2 टुकड़े में हो जाएंगे? 2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़ों में। तो बताइए इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 ही है, लेकिन 3 कार्बन वाला केमिकल बनेगा। तो 3 कार्बन वाला केमिकल बनता है। पहला प्रोडक्ट आपका पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। आंसर दीजिए, कैल्विन साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन वाला होता है। चलो अच्छी बात है।
ट्राइओज फॉस्फेट में कितने कार्बन होंगे? ट्राइओज फॉस्फेट में भी 3 कार्बन ही होते हैं, 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब यहां भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहां पर 5 थे, यहां 6 हैं, यहां 6 हैं। वापस जब कितने बनने हैं? 5। 6 से 5 बना तो एक कार्बन कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? और एक कार्बन यहां से नीचे निकल कर आ जाएगा और एक कार्बन यहां इकट्ठा हो जाएगा। और इस तरह ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी, बार बार होती रहेगी और क्या बन जाएगा? यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने बार में ग्लूकोज बनेगा? 6 राउंड ये प्रोसेस घूमने से ग्लूकोज बनेगा। 6 टाइम ग्लूकोज, 6 टाइम एक प्रोसेस होने से ग्लूकोज बनेगा। याद रहेगा इतनी सी बात? हाँ सर। तो ग्लूकोज Yes, का sir. फॉर्मेशन 6 राउंड में होगा। कितने NADH2 खर्च हो गए? कितने ATP खर्च हो गए? एक राउंड घूमने में 2 NADPH2 और 3 ATP खर्च होता है। इस घटना में कौन कौन सी घटना इन्वॉल्व है? 3 प्रोसेस हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक है? साइक्लिक प्रोसेस है। किसने डिस्कवरी की थी? Cyclic. आपके मेल्विन कैल्विन ने की थी। Melvin. पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? पहला प्रोडक्ट बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। ये NADPH2 और ATP कहां से आए जो इसमें खर्च हो रहे हैं? ये लाइट रिएक्शन से आए थे। कहीं पर लाइट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इसका प्रोडक्ट क्या था? ग्लूकोज बना। इस प्रोसेस में ग्लूकोज बना, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है। इसे बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा यूज होता है? रुबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा यूज होता है। यहां पर और भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंजाइम डार्क रिएक्शन में रुबिस्को नाम का एंजाइम है। दुनिया का मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। अगली लाइन समझना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, खत्म हो गया, डार्क रिएक्शन खत्म हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर प्लांट में बहुत हाई टेम्परेचर रहे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में प्लांट को रख दे, बहुत ज्यादा हाई है, तो कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा हैम्पर होगी? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? या बहुत ठंडी जगह पे प्लांट को रख दिया जाए, बहुत ठंडी जगह पर, तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा हैम्पर होगी? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? कोई एक आंसर देना है आपको। सही आंसर है डार्क रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन को एंजाइमेटिक रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। यहां पर बहुत तरह के एंजाइम होते हैं और एंजाइम लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, लो पीएच पर, हाई पीएच पर काम नहीं करते। तो इसीलिए आपके यहां पर इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा हार्म होगा, डार्क रिएक्शन को सबसे ज्यादा हार्म होगा, क्योंकि यहां पर मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। डार्क रिएक्शन में बहुत तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए अगर हमने टेम्परेचर कम या ज्यादा किया, पीएच कम या ज्यादा किया, या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन की, तो सबसे ज्यादा हैम्पर कौन सी प्रोसेस होती है? डार्क रिएक्शन ज्यादा हैम्पर होती है एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। चलेगा? और इस तरह आपका ये, हाँ बोलो बोलो। सर NADPH2 में भी 3 ATP रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते एक बार में 9 ATP यूज हुए? नहीं बच्चा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली यहां पर ये एनर्जी सोर्स के रूप में यहां पे यूज नहीं हो रहा है। NADPH2 एनर्जी रिच कंपाउंड है, लेकिन यहां पे एनर्जी बनाने के लिए इसका यूज नहीं हो रहा है NADPH2 का। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस जब आप रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे, NADPH2 से आगे जाकर ATP बनना था, इसलिए इसको एनर्जी रिच कंपाउंड में एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर देखो, यहां से NADPH2 कहीं भी एनर्जी बनेगा क्या? ATP बनेगा क्या? नहीं। यहां पर क्या यूज होगा? NADPH2 का यूज क्या है? हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज होता है। हाइड्रोजन के डोनर की तरह यूज हो रहा है। हाइड्रोजन डोनर दे रहा है, किसको दे रहा है? CO2 गैस में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ग्लूकोज। CO2 का रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एनर्जी कंपाउंड की तरह काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर आपका दो मतलब 6 ATP खर्च हुआ, ये कहना गलत होगा। NADPH2 को आप ये मत कह दिए। और ये NADH2 नहीं है, ये NADPH2 है, P लगा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। यस सर। ठीक है? हाँ सर। चलो खत्म हो गया यहां पर आपका क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पेज नंबर 218 में जहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए चार्ट बना हुआ है, ये वाला 6CO2 वाला, ये चार्ट तक आप कंप्लीट कर कर आएंगे। C4 साइकिल, C4 पाथवे हम लोग कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब हमारी होगी, C4 पाथवे तब पढ़ेंगे। यहां तक हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप NCERT से ये पेज नंबर 218 में जो ये डायग्राम है, ये वाला इन और आउट वाला, इस डायग्राम तक आप पढ़कर आएंगे। डायग्राम समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ सर। हाँ सर। कैल्विन साइकिल में कितने CO2 इंटर करेंगे एक ग्लूकोज बनने में?
6 6 CO2 एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक राउंड घूमेगा तो 6 राउंड घूमने से बनेगा, हर बार एक CO2 6 बार घुसेगी तब जाकर एक ग्लूकोज बनेगा, तो 6 CO2 अंदर घुसेगी। ATP कितना घुसेगा? 18 और NADPH 12 घुसेंगे, तो बदले में क्या निकलेगा? तो CO2 बन जाएगी ग्लूकोज, ATP बन जाएगा ADP, जाएगा NADPH बन जाएगा NADPH, इन और आउट इस तरह करके लिखा हुआ है। इस चार्ट तक आपसे पूरा रीडिंग चैप्टर को करके आएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में C4 पाथवे पढ़ेंगे, फोटो रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, कैम साइकिल पढ़ेंगे, मतलब 1-2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं बचा है, अब 2 से 3 मैक्सिमम 3 क्लास, मिनिमम 2 क्लास की जरूरत है। 2 से 3 क्लास में पूरा चैप्टर हम आपका खत्म कर देंगे। 2 से 3 क्लास मतलब नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, रीडिंग अच्छे से कर रखना, डाउट हो तो हमसे पूछना। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन पे डाउट लगे तो पूछना। यहीं पे आज की क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू। हाँ सर। थैंक यू सर। सर Thank you, एक इसका sir. सर फोटो निकाल के भेजिए सर, वो दिख नहीं रहा कुछ। एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, वहां पे आप देख लीजिए ओके ये सर, डायग्राम। ओके।